तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान से देखिएगा। अमन एंड हर्ष वर पार्टनर इन अ फर्म। दो पार्टनर्स है बेटा, एक अमन है और एक हर्ष है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलाइजेशन अकाउंट। ये कह रहे हैं कि भाई देखिए सारे एसेट्स जो भी कैश बैंक के अलावा थे उन सभी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो लाइबिलिटीज़ था वो तो हमने ट्रांसफ़र कर ही दिया, साथ में जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज़ थी वो तो ट्रांसफ़र कर ही दिया और बाकी एसेट्स भी ट्रांसफ़र कर दिए। कैश एंड बैंक के अलावा जो एसेट्स थे बेटा वो भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें हमारे पास टोटल 1 2 3 4 एंड 5 ट्रांजैक्शंस। तो एक ट्रांजैक्शन को मैं समझाऊंगा पहले, उसके बाद मैं एक की जर्नल एंट्री करूंगा, देन उसके बाद दूसरे पर चलेंगे। देयर वॉज अ फर्नीचर वर्थ ₹50,000। एक फर्नीचर जिसकी कीमत है 50,000। बेटा ये बुक वैल्यू है। अमन टुक ओवर दी फर्नीचर एट अ 10% डिस्काउंट। अमन जो है इस फर्नीचर को 10% के डिस्काउंट पे लेकर जा रहा है। एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। और बाकी जो बच जाता है फर्नीचर तो उसमें 30% का प्रॉफिट जोड़ते हैं, जो बुक वैल्यू पे वैल्यू रहती है उसका 30% प्रॉफिट ऐड करके हम उसे सेल कर देते हैं। तो इसको मैं पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ कि क्या था इसमें, और उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा। आइए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 1 में कहा कि इनके पास एक फर्नीचर है बच्चे, ठीक है जी। ये जो फर्नीचर है ना इसकी वैल्यू एक बार आप देखिए। ये जो फर्नीचर है बेटा इसकी वैल्यू जो है 50,000 रुपीज़ है। ओके सर, इस 50,000 के दो पार्ट करने हैं। 50,000 की जो वैल्यू है उसके दो पार्ट करेंगे। हाफ जो फर्नीचर है वो लेके जा रहा है, पार्टनर का नाम है अमन, अमन के हिस्से में मिलेगा, और बाकी जो हाफ है वो सेल होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए वापस देखिए। एक तो अमन के पास जा रहा है 50% और 50% को हमें सेल के लिए लिस्टिंग करनी है। ठीक है जी, तो अमन के पास 50% जाएगा। 50,000 का 50% कितना होता है बेटा 25,000, और सेल के लिए भी जो वैल्यू जाने वाली है 25,000 ही है। लेकिन इस 25,000 की वैल्यू को अमन ने बोला कि ऐसा करो कि मुझे ना कुछ परसेंटेज कम करके कुछ डिस्काउंट मुझे दीजिए आप, मैं वैसे नहीं लूँगा, पहले आप मुझे डिस्काउंट दीजिए। तो आप देखिए इसमें डिस्काउंट में लिख रखा है, अमन ने बोला कि 10% का उनको डिस्काउंट चाहिए। ए पार्ट में ध्यान दीजिए। तो अमन कह रहा है कि भैया 10% का मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। तो 25,000 का अगर आप 10% निकालेंगे बेटा तो ये आएगा 2,500 रुपये। तो 25,000 में से 2,500 रुपये को अगर आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 22,500 रुपये। तो अमन का कहना है कि जो वैल्यू 25,000 की आपकी है फर्नीचर की, मुझे 22,500 रुपये में चाहिए। अच्छा जी, दूसरे पे आते हैं। जो हम मार्केट में सेल करने वाले हैं उसमें हमने क्या करा, जो भी बुक वैल्यू है उसमें हम प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं बेटा 30% का प्रॉफिट। क्लियर? तो बुक में आप देख सकते हैं कि 30% का प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे। तो 25,000 का जो 30% होता है बेटा वो आप कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा बेटा 7,500। इस 7,500 के बाद जब इसकी वैल्यू आप चेक करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 32,500। 32,500 रुपये की टोटल वैल्यू हो जाएगी जिसको आप सेल करने जा रहे हैं। तो इसमें दो जर्नल एंट्री होगी। एक तो आपने अमन को अपना स्टॉक दे दिया, अपना फर्नीचर दे दिया। दूसरा जो है आपने इसको कैश में सेल किया। दोनों सिचुएशन में एसेट्स आपका रियलाइज हो रहा है। दोनों सिचुएशन में, चाहे अमन लेके जा रहा हो चाहे आप कैश में बेच रहे हो, दोनों सिचुएशन में आपका जो एसेट्स है बेटा वो रियलाइज हो रहा है। अगर आपके एसेट्स रियलाइज होते हैं तो आपके लिए इनकम है। मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट्स रियलाइज होंगे तो आपके लिए इनकम है, और इनकम का जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं वो है रियलाइजेशन अकाउंट। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट में, है ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम क्रेडिट होता है। अगर मैं इसकी एंट्री करना चाहूँ फर्स्ट की,
तो मैं लिखूँगा कि भाई एक तो अमन जो मेरा फर्नीचर ले गया, मैं उससे पैसे मांगूंगा। अमन का क्या कहना होगा कि सर देखो पैसे मांगो मत, मेरे हिसाब में लिख लो। अब उसका हिसाब है, उसका मतलब है अमन का कैपिटल जो है बेटा उसमें लिखना है। तो ये क्योंकि फर्नीचर ले गया तो अमन का कैपिटल इसमें कम हो जाएगा। अगर अमन कुछ हमारे पास से ले जाता है तो उसका कैपिटल कम हो जाता है। अगर हम अमन को, हमारे पास कुछ अमन का निकल रहा है जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो अमन हमारा फर्नीचर ले गया, उसका कैपिटल डिक्रीज हो गया, तो कैपिटल डिक्रीज हो गया तो बेटा हमने डेबिट कर दिया। और इनकम जो हमारी थी इससे हमें हुआ है इनकम, तो इसे लिखा हमने रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। एक जर्नल एंट्री हमने ये करी। सेकंड जर्नल एंट्री है बेटा ये सेल करने की। ठीक है, जब बेटा आप सेल करेंगे ना तो क्या होगा, आप सेल करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा कैश, और ये कैश या चेक के थ्रू भी आ सकता है, तो कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट, और वैल्यू रहेगी 32,500। नरेशन मैंने आपको बताया था कि आप छोटा से छोटा नरेशन लिखने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं कि फर्नीचर टेकन ओवर बाय अमन। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। तो आप दो बार में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मिलाकर भी एक एंट्री कर सकते हैं। और इन दोनों को अगर मर्ज करके एक एंट्री करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा बेटा, अमन्स कैपिटल डेबिट कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनेंगे, अमन्स कैपिटल डेबिट कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर जब फर्नीचर कोई लेके जा रहा है तो क्या एंट्री हो रही है। तो ये रहा हमारा ए पार्ट इसका। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं इसी के बी पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन के बी पार्ट में आपको दिखा देता हूं, आइए जी। ये देखिए बेटा, बी पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस ये बैलेंस शीट में है अभी अवेलेबल, और ये क्रेडिट बैलेंस आपको दिख रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, जब भी कोई क्रेडिट बैलेंस की चीज़ होती है जिसे डिसोल्यूशन के टाइम पे फिनिश करना हो तो उसको डेबिट करा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये प्रॉफिट है, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो पार्टनर्स के बीच में ये 15,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर का नाम था अमन एंड हर्ष, लेकिन रेशियो नहीं दे रखा है, तो बेटा आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। तो जब भी कोई क्रेडिट बैलेंस को आप फिनिश करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे बेटा, आप उसको करेंगे डेबिट। समझ में आ रही बात, आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आपके सामने है सेकंड, मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, ये लीजिए। ठीक है जी, सेकंड प्रॉफिट हमारा क्रेडिट बैलेंस था बेटा, उसे फिनिश करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें जो पार्टनर्स के नाम है वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार पार्टनर्स का नाम मैं आपके सामने और रखता हूं। तो बेटा पार्टनर्स यहाँ पे जो है ना, एक तो हर्ष और एक अमन है। कौन है बेटा, हर्ष और अमन। तो यहाँ पे मैंने लिखा जी अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा है बेटा मैं लिखूंगा हर्ष कैपिटल अकाउंट। और जो वैल्यू है इसकी 15,000 थी, इसको इक्वल रेशियो में बोले तो 7,500 एंड 7,500 ये मैं लिख दूंगा। सर नरेशन की बात अगर करेंगे, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको ज़बान से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बी पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साहब, अब चलते हैं हम लोग सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या कहता है, कहता है कि हर्ष लोन 6,000 वो सेटल्ड बाय पेइंग 5,500। आपको पता है कि जब पार्टनर, हर्ष ना पार्टनर था हमारा,
तो पार्टनर्स का लोन कभी भी ना बेटा आपके रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है और नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह इसकी पेमेंट नहीं की जाती। पार्टनर्स लोन जो है ये डायरेक्टली पे किया जाता है बैंक के थ्रू। हाँ, एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि पार्टनर्स लोन कभी भी रिलेशन में नहीं आता, सिर्फ एक ही सिचुएशन में आ सकता है और वो सिचुएशन है प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए लोन के पेमेंट की वजह से फर्म को अगर किसी तरीके का प्रॉफिट होता है तो जितना प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जितना लॉस होगा बेटा वो भी ट्रांसफ़र करना पड़ सकता है। सर ये लॉस और प्रॉफिट होगा कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है 6000 है हर्ष का लोन, लेकिन हमने पेमेंट किया है बेटा 5500। इसका मतलब है कि 6000 रुपये की लाइबिलिटी जो है आपने 5500 रुपये में निपटा दी है, तो 500 का आपको प्रॉफिट है। ये 500 जो है ना बेटा आपको रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। चलिए सर, ये तो आपको समझ में आ गया प्रॉफिट। लेकिन मान लेते हैं सर कि नुकसान के बारे में आप समझाएंगे, तो नुकसान का तरीका ये है बेटा कि 6000 रुपये की आपका कोई लोन था, लेकिन पार्टनर से किसी अनबन की वजह से, कोई इंटरेस्ट की वजह से कोई ऐसा मसला आता है जिसकी वजह से वो कहता है कि जी नहीं हमारा तो 7000 था, कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ भी है, किताबी चीज़ है ना, कुछ भी हो सकती है लिखी हुई। तो 7000 पे अगर आपको पे करना पड़ जाए किसी भी सिचुएशन में, तो 1000 का आपको नुकसान है, ये भी रिलेशन अकाउंट में जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करके मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि कैसे आप इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है जी, आइए तो सी पार्ट पे आते हैं। सी बताया मैंने हर्ष का लोन। हर्ष की लोन की पेमेंट करेंगे, आप तीन चीज़ें सोचेंगे। पहला, हर्ष का लोन लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो वो कम हो जाएगा और वो डेबिट होगा। दूसरी सिचुएशन की जब भी पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, तो पैसा इसमें जाएगा। तीसरी सिचुएशन इसमें फ़ायदा होगा नुकसान होगा, तो यहाँ पे हो रहा है फ़ायदा, तो उस पर रिलेशन अकाउंट आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे हर्ष का लोन लाइबिलिटी था बेटा, तो आपने उसको क्या कर देना, डेबिट कर देना। लिखना हर्ष लोन अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में क्या करेंगे, आप इसकी पेमेंट करेंगे ना, तो आप लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट। तो ये लोन टोटल कितने का है सर, 6000 का, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, 5500। तो सर जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आपका फ़ायदा है। फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है, फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है 500। ये जर्नल एंट्री लिखेंगे। सर नरेशन में क्या लिखें बेटा, नरेशन में आप सिर्फ इतना लिखिए कि हर्ष का लोन सेटल्ड या हर्ष लोन पेड। समझ में आई बात, हर्ष लोन सेटल या पेड, ऐसा करके बस इतना लिखेंगे। ज़्यादा कहानियाँ मत बनाइएगा प्लीज़। सी पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं बेटा, मैं आपको डी पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ इसमें। चलिए जी, डी पे आइए। डी में देखिए, द फर्म पेड अ रिलाइजेशन एक्सपेंस। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस है तो डिसोल्यूशन अकाउंट में जाना है, रिलाइजेशन अकाउंट में जाना हो, ये हमारे लिए नुकसान है, तो नुकसान हमेशा डेबिट होता है। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 5000। यहाँ तक तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था कि रिलेशन टू कैश हो जाना चाहिए था, हमारे लिए खर्च था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कहानी है। आगे कहानी में लिखा हुआ ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जब ये लाइन बोल देना आप ये समझ लीजिएगा कि ये खर्चे ना फर्म के है ही नहीं। ये बिहाफ ऑफ हर्ष बोल रहा है, इसका मतलब ये फर्म के खर्चे नहीं है, खर्चा तो हर्ष का है। ये देखने में ऐसा लग रहा था ये कंपनी का खर्चा, कंपनी का नहीं बेटा, ये उसका हर्ष का पर्सनल खर्च है। ये अब क्यों पर्सनल है वो हर्ष जानेगा। सिचुएशन हो जाती है कई बार कि हमने हर्ष को बोला देख भाई बिजनेस को डिसॉल्व करना है, खर्चे तू उठाएगा, फिर हमें ना बोलियो, पार्टनर्स ने बाकियों ने बोल दिए होंगे। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। या आप ये समझ लीजिए कि कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई चलो मैं कमीशन दे दूंगा तो खर्चे तेरे को उठाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो एक्सपेंसेस है बेटा, ये किसका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंसेस है हर्ष का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष का एक्सपेंस है ऑन बिहाफ ऑफ हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। पता है द फर्म पेड, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ फर्म पेड, फर्म ने पेमेंट करी है। सर फर्म ने पेमेंट करी है, खर्चा हर्ष का था, तब कैसे लिखेंगे बेटा। पहला आपको दिमाग में बिठाना, देखिए बचपन में जो हमने पढ़ा ना, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस, इससे बाहर कभी भी जर्नल एंट्री होती ही नहीं है। नए नाम सुनने मिल सकते हैं लेकिन होता ये 5 ही रूल के हिसाब से। तो भाई आपने ये सोचना है कि जब पेमेंट करेंगे तो क्या इफेक्ट करेगा, कैश, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, क्या करेगा। तो सर एसेट्स करेगा, वो भी एसेट्स का नाम है कैश और बैंक, उसमें से पैसे जाएंगे तो एसेट्स क्रेडिट होता है बेटा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री में टू कैश तो आएगा ही आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब ये एक्सपेंस मेरा नहीं है, हमारे फर्म का होता तो मैं अपने कंपनी का खर्चा है तो रिलायशन अकाउंट को मैं डेबिट कर देता।
हमें पता है कि जब भी खर्चे होंगे तो रिलेशन अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिलेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लेकिन ये हमारा नहीं है, हमारा खर्चा नहीं है। किसका खर्चा है बेटा? हर्ष का। तो हर्ष के बदले में मैंने दिया, मैं हर्ष से पैसे मांगूंगा। हर्ष मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं बोलूँगा हर्ष दे भाई देख ऐसा है, तेरे बदले में हमने पेमेंट कर दिया तो तुझे पैसे देने पड़ेंगे। हर्ष क्या बोलेगा पता है? हर्ष बोलेगा मेरे हिसाब में से डिडक्ट कर ले भाई। मैंने चलो जी तेरे हिसाब में से ही डिडक्ट कर लेते हैं। तो आइए भाई, हर्ष के हिसाब में से हम उसके एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए सर कर दीजिए। लिखेंगे ABC के बाद D। पेमेंट यानी पैसे तो हमारे पास से गए टू कैश। हम कौन? हम फर्म है। ओके सर, लेकिन ये पेमेंट था किसका? हमारा था क्या? नहीं बेटा हमारा नहीं था, ये हर्ष का था। तो यहां क्या लिखेंगे? हर्ष का जो कैपिटल है ना वो मैं कम कर दूंगा, बोलूँगा भाई हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे बदले में पैसे दिए। उसने बोलना जी मेरे हिसाब में से पैसे काट लीजिए, यही होगा। तो यहाँ लिखेंगे हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। क्या वैल्यू रहेगी? वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू थी बेटा क्वेश्चन में 5000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे बेटा 5000 रुपीज़ लिख दिया। ये हो गया D। अब 2 एंट्रीज और हमारे सामने रह गई है, तो चलिए मैं 2 एंट्रीज और आपको समझाता हूँ। एक E है, और ध्यान से समझेंगे। E के लिए आपको फिर से बेसिक 11th की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके सर, आइए E पार्ट के बारे में बात करें। E ने क्या कहा? ई कहता है देयर वॉज अ बिल ऑफ ₹1200 अंडर अ डिस्काउंट। बेटा ये बिल और डिस्काउंट का क्या रिश्ता है? 11th में पढ़ा था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ रखा है बच्चे हमने। ये बात हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ रही थी कि कोई बिल जो है हमें रिसीव होता था, फिर हम बैंक से जाके उसे डिस्काउंट करवाते थे। ये उसी बारे में बात कर रहा है, यानी ये बिल रिसीवेबल है 1200 रुपये का, जो हमने बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लिया था। पता क्या होता है कि बिल रिसीवल की कहानी याद है आपको? नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। बिल रिसीवल की सिचुएशन ये होती थी कि हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा और उसने हमें एक बिल दे दिया। बिल मान लीजिए एक तरीके का चेक दे दिया, जिस पे डेट जो है वो बहुत आगे का है, 3 महीने 4 महीने के बाद का डेट है, और इस ड्यूरेशन में हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम फर्म है, हमें पैसे की ज़रूरत है, हमारे पास एक चेक पड़ा हुआ है, लेकिन 3 महीने के बाद का चेक पड़ा हुआ है। अब उसको क्या करे? जाके हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक से कहते हैं भाई साहब ये बिल है मेरे पास जो कि 3 महीने बाद का डेट है, लेकिन पैसे की ज़रूरत मुझे आ जाए, आप क्या दे सकते हैं? बैंक अगर हमें पैसे दे देता है, जैसे 1200 रुपये का था तो बैंक ने क्या करा? 1100 रुपये हमें दे दिए। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। सर हमें बैंक ने दे दिया, अब बैंक को कौन देगा? बैंक को वो पार्टी देगी जिसका वो बिल था, चेक था, लेकिन वो मिलेगा कब? वो 3 महीने बाद मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो बैंक हमसे वापस मांग लेगा पैसे। तो इसमें एक सिचुएशन यही हुई कि जिससे बिल लिया था, द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सोहम, बिल हमने लिया था सोहम से। हु बिकेम इंसॉल्वेंट, वो तो बर्बाद हो गया। वो तो ऐसी सिचुएशन में नहीं रहा कि वो बिल के 1200 रुपये दे पाए। वो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि वो 1200 रुपये दे पाएगा। अब क्या करे? अब तो बैंक वाला जो है बेटा वो हमसे पैसे मांगेगा। उसने हमें वक्त से पहले मदद करी थी, अब वो उसको बैंक वाले को हमसे पैसे चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैं जाऊंगा सोहम के पास, सोहम तो हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा जी हम तो बर्बाद हो गए, हम तो इंसॉल्वेंट है, हमारे पास पैसे नहीं। तो बेटा जितना मिल जाए उसमें शुक्रगुजार रहो, जितना वो 25% दे रहा है 25% लेकर ही घर वापस आ जाओ। तो आइए जी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आइए 1 मिनट रुक जाइए। ओके जी, तो हम आ गए ई पार्ट पे। ई था बेटा, हाँ ई पार्ट था। चलिए जी, इसमें आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे ये फॉर्म है, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर से। और ये है बेटा सोहम, और ये है बैंक। सोहम ने इसे बिल दिया था। ये बिल जो है काफ़ी लंबे टाइम का था, तो फर्म इस बिल को जाके बैंक को दे देता है, और बिफोर मैच्योरिटी यानी जो बिल का डेट है उससे पहले बैंक ने इनको पैसे भी दे दिया इसके अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में। यानी फर्म को पैसे मिल गए, और बैंक अभी इंतज़ार में बैठा हुआ है कि जब वो टाइम आएगा तो बैंक किसके पास जाएगा बेटा? सोहम के पास।
और अगर सोहम से मिल गए तो कोई बात नहीं, बात ख़त्म, लेकिन सोहम से नहीं मिलेंगे उसे कहते हैं हम लोग डिसऑनर हो जाना। बिल के पैसे नहीं मिलेंगे तो बैंक नाराज़ हो जाएगा और बैंक क्या करेगा, फर्म के अकाउंट में से पैसे डिडक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे यही हुआ कि एक बार अगर बिल किसी वजह से भी कैंसिल होता है, चाहे सोहम बर्बाद हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैंक ना किसको परेशान करेगा, फर्म को, और फर्म किसके पास जाएगी, वापस से सोहम के पास जाएगी। तो यहाँ पे दो बातें होती है, जैसे बिल कैंसिल होगा तो दो चीज़ें होंगी बेटा। पहली चीज़ ये होगी कि फर्म जो है उसको अपने पास से किसको पैसे देने पड़ेंगे, बैंक को, उसके बाद जाके सोहम से पैसे लेने पड़ेंगे। तो इसमें दो जर्नल एंट्रीज होने वाली है। क्लियर है? पहली जर्नल एंट्री बेटा कि हमें पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, और किसी को भी पैसे देने पड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा। तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट में, और डेबिट में लिखेंगे अपने नुकसान को, रिलायशन अकाउंट को। यहाँ लिखेंगे रिलायशन अकाउंट डेबिट 1200, पूरे के पूरे बैंक को देने पड़ेंगे मुझे। क्लियर है? अच्छा सर, ये बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन मैं सोहम से मांगूंगा पैसे। मैंने सोहम यार ये क्या बात हो गई, बताओ, तुमने 1200 रुपये का एक बिल दिया था, वो भी देखो तो पैसे नहीं दिए यार तुमने वक्त पे। फिर वो अपनी सिचुएशन बताएगा। मैंने बोला ठीक है, जितना भी तुम्हारे पास है वो तो दे दो भाई। तो सोहम के पास जो भी पैसा मिल रहा है सोहम से मैं लूँगा, और उसको गनीमत मानूंगा कि चलो शुक्र है भाई, पैसे मिल तो गए, थोड़े बहुत ही मिले, लेकिन मिले, जितना भी मिला उसको हम फ़ायदा ही मान के रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसके पास से 1200 का सिर्फ 25% हमें रिसीव हुआ है बेटा। ठीक है जी। तो 1200 का अगर आप 25% निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना निकल रहा है बेटा, एक बार देखें तो 1200 का 25% आप निकालिए तो 300 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा जी? 300 रुपीज़, यानी 1/4 था ना। हाँ जी, 300 रुपीज़। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है जी? तो ये जर्नल एंट्री बनने वाली है इसमें। पहली जर्नल एंट्री इसमें क्या बनेगी भाई, इसमें जर्नल एंट्री आपकी बनेगी कि जो बिल हमने दिया था, एक मिनट बेटा, हाँ, जो हमारे पास बिल आया था उस बिल से हमें जो पैसे मिले हैं वो बैंक ने दिए, फिर बैंक को वक्त पे पैसे नहीं मिल रहे। तो दो सिचुएशन है। पहले यहाँ पे लिखेंगे जो बिल रिसीवेबल था, डिस्काउंट करवाया था, वो डिसऑनर हो गया। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, हमने डिस्काउंट करवाया था बैंक से, नाउ डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर्ड हो गया, कैंसिल हो गया। और हमें कैश रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है बेटा, इसका नाम क्या था, सोहम था। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम सोहम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहम, ये कस्टमर है हमारा। बस इतना सा लिखेंगे, बात को ख़त्म करेंगे। क्लियर है जी? उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा एफ पार्ट पे। ठीक है सर, एफ समझा दीजिए आप एक बार। अभी समझाते हैं बच्चे एफ को भी। हाँ जी, एफ पे आइए, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन एफ। एफ में लिखा हुआ क्रेडिटर्स टू होम ओड 6000, एक क्रेडिटर है जिसपे हमारे 6000 रुपये बाकी हैं। ठीक है, मतलब जिसको हमें 6000 रुपये देने हैं। एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5000, वो कह रहे जी कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो स्टॉक दे दो, लेकिन ये स्टॉक जो 5000 का दे रहे हो उसको 5000 मत लगाना, 5% डिस्काउंट काट के ही स्टॉक लूँगा मैं, और बाकी जो बच जाता है उसके बदले में आप मुझे कैश दे दो। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कम से कम। ये देखिए, सबसे पहले जो क्रेडिटर है ना बेटा, उसकी टोटल वैल्यू जो है हमारे ऊपर जो कर्ज के नाम पे पड़ी हुई है वो 6000 पड़ी हुई है। इसने दो पार्ट बनाए इसकी, एक बोलता है कि भाई साहब मुझे स्टॉक दे दीजिए, वो स्टॉक जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है 5000 रुपये, और दूसरा जो पैसा दे दीजिए। तो ऐसा देख के लग रहा है कि मुझे ना वो 5000 रुपये का स्टॉक कैश ले जा रहा है, कैश मुझसे ले रहा है वो 1000 रुपये का, लेकिन ये नहीं है। कहानी में ये है कि जो स्टॉक है 5000 का, उसमें भी ना मेरे को डिस्काउंट चाहिए, और वो डिस्काउंट कितना परसेंट, 5% चाहिए। ये 5% बेटा इसको माइनस कर देंगे, अगर 5000 में से 5% अगर आप माइनस करते हैं तो 5000 का 5% होता है जी 250 रुपये। क्लियर? तो ये आया 4750 रुपये। अब जो 6000 है वो कह रहा है कि देखो ये आया आपका स्टॉक से, मैं इसको तो मान ही नहीं रहा, ये तो बुक वैल्यू है जी, बुक वैल्यू तो कोई यूज़ ही नहीं है। कह रहे 4750 रुपये को मैं मान रहा हूँ कि आपने मुझे दिया है, बाकी पैसे जो बच रहे हैं आपके पास निकल रहे हैं वो कैश में दे दीजिए।
तो बाकी जो हमारे पास निकल रहे हैं बेटा वो 6,000 में से हम 4,750 को माइनस कर देंगे और ये निकल के कितना आएगा 1,250 रुपये। ये हमें कैश में देना है, ये हमें रिलेशन के थ्रू पेमेंट मतलब पार्टनर लेके जा रहा है। तो आपको पता है जब कोई लाइबिलिटी लेके जा रहा है स्टॉक को, तो लाइबिलिटी अगर कोई एसेट्स लेके जाता है तो उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करी जाती है। हाँ, जो कैश जा रहा है उसकी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो मैं इसकी जर्नल एंट्री आपको बताता हूँ। तो सर लाइबिलिटी को पे करना अपने लिए फ़ायदा हुआ क्या? देखो तो यहाँ तो फ़ायदा सा लग रहा है। नहीं बेटा, फ़ायदा होता ही नहीं है। लाइबिलिटी को आप 1 रुपये पे करें, पूरा पे करें, डिसोल्यूशन में आप ये मान के चलेंगे जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ एक तरीके का नुकसान ही है मेरा। तो 1,250 रुपये का नुकसान है आपका। और नीचे क्रेडिट में लिखेंगे आप कैश और यहाँ क्या लिख देंगे बैंक अकाउंट। क्लियर? उम्मीद है मुझे कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब थोड़ा सा आता हूँ मैं आपको फॉर्मेट में एक बार दिखा देता हूँ कि फॉर्मेट में करना है तो कैसे करना है इसको। चलिए जी, तो जब आप जर्नल एंट्री एग्ज़ाम में करेंगे तो आप पहले तो फॉर्मेट बना लीजिएगा। अब फॉर्मेट बनाने के बाद आप एक एक ट्रांजेक्शन्स के लिए कम से कम 4-5 लाइनों का हिसाब बनाइएगा और जितनी भी कैलकुलेशंस वगैरह जो भी आप करेंगे इसके वर्किंग नीचे करेंगे, आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के बाद करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला वाला। पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें फर्नीचर जो है अमन लेके जा रहा था, फर्नीचर जो है पार्टनर लेके जा रहा था और बाकी फर्नीचर हम बेच रहे थे, तो इसको मैंने मिला के एक ही एंट्री में पास कर दिया है और लाइन लिखने की जगह बस स्मॉल सा एसेट्स रियलाइज लिख दिया। सेकंड वाले में जो हमारा प्रॉफिट जो क्रेडिट बैलेंस था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने डेबिट बैलेंस में। और थर्ड वाला जो था बेटा हर्ष का जो लोन था वो लाइबिलिटी था, क्रेडिट था, उसको हमने डेबिट कर दिया हर्ष लोन को और पेमेंट कर दिया था। तो पेमेंट जो हमने किया था हर्ष का बनता था तो 6,000 रुपये, लेकिन हमने पेमेंट उसको सिर्फ 5,500 किए थे। तो ये 500 रुपये का फ़ायदा हुआ जिसको रिलेशन अकाउंट के नाम से लिखा। फिर आते हैं बेटा हर्ष का कैपिटल। जो हर्ष का जो कैपिटल था, जो एक्सपेंसेस था हर्ष का ना, वो हर्ष ने एक्सपेंसेस अपना पे नहीं किया था, उसको कंपनी ने पे किया था। तो कंपनी के पास से पैसे चले गए थे, तो जो हमें पैसे लेने थे वो हर्ष से लेने थे, मुझे अपने रिलेशन अकाउंट में नहीं लिखना था। और फिर इसी तरीके से बाकी हमने लास्ट तक किए हैं। ठीक है जी, अब इसमें एक एंट्री आप देख रहे होंगे जो कि लिखा हुआ है लॉस ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री है एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ये कर रखी है जो कि क्वेश्चन में ऐसा, एक मिनट देख लेते हैं, आइए देखिए। क्वेश्चन में ऐसे कहीं पे कोई बात लिखी हुई नहीं थी कि भाई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना, लेकिन इतना आप दिमाग में रखेंगे अगर आपको पार्टनर्स गिवन हैं और वही पार्टनर्स पूरे क्वेश्चन के दौरान है तो आप प्रॉफिट लॉस भी इसका निकाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए पार्टनर नहीं होता, हर क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम अलग हैं, हर क्वेश्चन अलग अलग दिख रहा है आपको, तब तो नहीं करना है। बाकी अगर आपको पार्टनर्स वैसे दिख रहे हैं तो आपको इसका प्रॉफिट लॉस भी निकालना पड़ता है अगर आपको दिख रहा है तब। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ आपको एसेट्स लायबिलिटी कितना ट्रांसफ़र हुआ है वो भी दिया हुआ होना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पता कि कितना एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज़ हमने ट्रांसफ़र करी हैं, तो इस वजह से हम प्रॉफिट लॉस को एंट्री नहीं करेंगे। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 मुझे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा।